नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश में इस समय गेहूं की कटाई गहाई का कार्य चल रहा है, लेकिन मजदूरों की समस्या की वजह से बहुत से किसान भाई इसकी कटाई गहाई कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा करवाते हैं। इससे कटाई गहाई तो कम समय में हो जाती है, परंतु इससे किसानों को भूसा नहीं मिल पाता और इस समस्या के निराकरण के लिए स्ट्रॉ रीपर यंत्र उपयोगी है। तो स्ट्रॉ रीपर यंत्र किस तरह कार्य करता है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। किसान भाइयों, वर्तमान में हमारे किसानों की जो गेहूं है खेतों में लहलहा रही थी, लेकिन इस वक्त कंबाइन हार्वेस्टर के माध्यम से जो कि मशीनीकरण का एक इस वक्त समय चल रहा है और कंबाइन हार्वेस्टर के माध्यम से हम गेहूं की कटाई बहुतायत में हमारे किसान भाई कर रहे हैं। और जब हम कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं और मशीन के द्वारा जब कटाई करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर से कटाई होती है। और किसानों को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो है भूसे की जो समस्या है। इसके कारण ही हमारे जो जानवर हैं उनको खाने के लिए विशेष रूप से भूसे की कमी होती जा रही है। और अगर जब खेत में बहुत ज़्यादा जो हमारा नरवई जिसे कहते हैं या खेत में जो एक्स्ट्रा बचता है, इसके कारण खेतों में लोग किसान भाई जो हमारे वो उसको जला देते हैं, जिससे वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण की समस्या आ रही है। और जो हमारे सबसे आवश्यक जो जीवाणु हैं या सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं, उनको भी नुकसान होता है। साथ ही साथ हमारा जो उपजाऊ जो हमारा एक्स्ट्रा होता है या जो हमारा भूसा होता है, इसका जलाने के कारण नष्ट कर दिया जाता है और हमारे जो जानवर हैं उनको खाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। स्ट्रॉ रीपर एक ऐसा यंत्र है जो कि कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा कटी गई फसल के बचे अवशेषों को भूसे में परिवर्तित कर देता है। इसलिए ये यंत्र किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये यंत्र किस तरह से कार्य करता है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि इस भूसे का हम सही एवं उचित उपयोग करें और इसका लाभ हमारे किसान भाई उठा सकते हैं। इसके लिए जो एक्स्ट्रा रीपर है, जिसके माध्यम से हम भूसा तैयार करने की जो मशीन है, इस मशीन का उपयोग करके हम भूसा को निकाल सकते हैं। और भूसा को निकालने के लिए हम इस मशीन का उपयोग करें और इसको उपयोग करते समय कुछ खास बातें हैं जिसका विशेष रूप से हमारे किसान भाई ध्यान रखें। सबसे पहली बात आती है कि जब भी आप इस मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो हमारी जो ट्रैक्टर है उसमें जब लगाते हैं और लगाने के बाद जब आप उसको चलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी स्पीड लगभग 20 से ज़्यादा उसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि खेत में किसी प्रकार के पत्थर हैं, किसी प्रकार के कंकड़ हैं या किसी प्रकार के कुछ ऐसी ऊंची नीची ज़मीन है, तो उन स्थानों पर आप इन रीपर का उपयोग ना करें, नहीं तो इसकी जो ब्लेड होती हैं उनको टूटने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ये जो ब्लेड हैं बहुत पतली होती हैं और ये भूसा को कटाई के लिए उपयोग की जा रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम खेत समतल हों और अच्छी तरीके से तैयार जो खेत होते हैं उनमें ही हम इन रीपर का उपयोग करें और हम भूसे को तैयार कर सकते हैं। और इस भूसे का हम आगामी समय में हमारे पशु हैं उनको खिलाने में उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई, इन सब बातों के साथ कुछ खास बातें हैं जिसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जब भी हम एक्स्ट्रा रीपर मशीन का उपयोग करते हैं तो इसके साथ में एक और ट्राली जो जुड़ी होती है, जिसमें हमें पूरा भूसा जो है तैयार होता है। और भूसा तैयार होने के बाद इस ट्राली में जो कि पूरी पैक होती है और एक स्थान से इसके अंदर भूसा एकत्र होता रहता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी हम उपयोग कर रहे हैं तो इस जो हमारी ट्राली है इसको पूरी तरीके से पैक होना चाहिए और हमारी रीपर मशीन और इसके बीच में जो भी हमारे संयोजन हैं, जो भी हम जोड़ते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई ढीलापन ना हो, अच्छी तरीके से पैक हो, ताकि कहीं से भूसा उड़े ना। और नहीं जब भूसा आपका उड़ेगा तो खेतों में फैलेगा और आपको नुकसान होगा और जो आप उपयोग करना चाह रहे हैं या जिसका लाभ लेना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से क्षति होगी। ये काफी महंगा कृषि यंत्र है, इसलिए किसान इसे समूह बनाकर भी खरीद सकते हैं। और ये यंत्र सुचारू रूप से कार्य करता रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि ठीक ढंग से इसका रखरखाव किया जाए। तो आइए जानते हैं इस बारे में। इसके साथ ही कुछ खास बातें हैं, जैसे ट्रैक्टर का जो उपयोग कर रहे हैं उसमें आप हर समय समय पर ग्रीसिंग करते रहें, उसकी हवा का जो है वो देखें, कहीं डीजल की समस्या ना हो। इस प्रकार साथ ही साथ जो रीपर मशीन है उसका जब हम 10 हेक्टेयर के लगभग उपयोग कर लेते हैं तो उसकी जो ब्लेड हैं
उनमें धार होना चाहिए और धार करने के बाद ही उनका उपयोग करें, ताकि उसकी जो क्षमता है या इफ़िशियंसी जो होती है मशीन की वो बरकरार रहे और उसकी कम ना हो। इस तरीके से कुछ खास बातें हैं, इनका ध्यान रखते हुए और मशीन का सही समायोजन करके हम अगर भूसा का तैयार करते हैं खेतों से, तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक रूप से लाभ भी होगा और आप इसका सही आने वाले समय में उपयोग कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम खरीदने की जब हम बात करते हैं, तो हमारे जो एक्स्ट्रा रीपर है या भूसा बनाने की जो मशीन है, ये लगभग रीपर साथ ही साथ जो ट्राली होती है, इन दोनों को अगर हम कीमत की बात करें तो इस वक्त ये बाज़ार में लगभग 3 लाख के लगभग इसकी कीमत बाज़ार में है। और इसको जब ख़रीदना होता है तो इसको भारत सरकार की ओर से सब्सिडी भी प्राप्त है, तो और विभिन्न वर्गों के अनुसार इसमें अलग अलग अनुदान प्राप्त होता है। तो किसान भाई इसके लिए जो हमारे सरकारी कृषि विभाग हैं, जो कृषि अभियांत्रिकी के, इन विभागों से संपर्क करके और जो अनुदान है उनकी जानकारी प्राप्त करके इन मशीनों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इस मशीन का उपयोग विभिन्न प्रकार से अतिरिक्त आमदनी के रूप में कर सकते हैं, अन्य किसानों को किराए पे दे सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, और एक अतिरिक्त आप जो लाभ इस मशीन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाई अगर आप इस मशीन का उपयोग करते हैं तो सबसे पहली बात आपको भूसा प्राप्त होगा, दूसरी बात जो इसमें खेतों में जो समस्याएं आती हैं उससे निजात मिलेगी, और नरवाई जलाने की जो समस्या आज सबसे ज़्यादा है, तो आप नरवाई ना जला के भूसा का तैयार करें और खेतों को फिर इसके बाद तैयार करें, तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक रूप से फ़ायदा भी होगा, आपकी जो भूमि है वो भी उपजाऊ बनी रहेगी और वातावरण में प्रदूषण भी नहीं होगा, और आर्थिक रूप से आपको कहीं ना कहीं इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के कुछ किसान भाई औषधीय फसलों के अंतर्गत मेंथा की खेती करते हैं, लेकिन वह फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप मेंथा की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर CS पांडे। आज हम आपसे मिंट की सफल खेती के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में पूरी फसल होगी आपकी। जो 2-3 चीज़ें इसमें करने लायक हैं वो ये हैं कि पहले तो ये इसकी फसल की निराई गुड़ाई कर दीजिए, बीड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप सिंचाई करते हैं तुरंत तो खरपतवार आ जाता है, तो शुरू के करीब 20 से 25 दिन, 1 महीना आपको खेत को खरपतवारों से बीड़ फ्री रखना है। और इसके लिए आप निराई गुड़ाई करेंगे और हो चला सकते हैं। उसके बाद भी यदि कंप्लीट रूप से बीड़ नहीं जाता है तो आप इसमें हर्बिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि यदि आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप हो या मैनुअल बीडिंग से आप जो है खेत की निराई गुड़ाई कर लें। किसान भाइयों, मेंथा की फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए आप फसल में सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। यहाँ एक चीज़ का जिक्र हम ये करना चाहेंगे कि ये जो मिंट है ये बहुत संवेदनशील फसल है। तो इसमें अगर पानी वाटर लॉगिंग हो गया तो भी फसल नष्ट हो जाती है, और पानी ना मिला तो भी दिक्कत है। तो आप इसमें पानी देते समय ये ध्यान रखें कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा इंटरवल पानी का ना हो, और जो पानी की गुणवत्ता है, पानी देने की मात्रा, खेत में आपको ये अश्योर करना है कि हर पौधे को थोड़ा जो है अपना समुचित मात्रा में पानी मिल जाए और जल भराव की स्थिति न होने पाए। इससे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और आपकी जो हर्बल यील्ड है उसमें काफ़ी इजाफा होगा। सिंचाई करने के साथ साथ जैसे थोड़ी सी नमी बनी रहे उसमें आप 19-19-19 चूँकि ये सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है तो आप घोल बना के पत्तियों पे छिड़काव भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा आप जो है खेत में डाल सकते हैं। इससे आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। मेंथा की फसल में कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है वो इस समय खेत में प्राय देखा जा रहा है कि पत्तियां, चूँकि गर्मी का महीना है,
और फसलें सब सूख चुकी हैं, तो ये इसमें एरोमेटिक है, एरोमा भी है, तो काफ़ी कीट पतंगे इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो रोग और कीट दो मिंट की खेती की सबसे बड़ी समस्या है। तो इंसेक्ट में जो प्रायः देखा जा रहा है उसमें सकिंग टाइप के इंसेक्ट जैसे जैसिड्स हैं, ये सब वो आपके खेत में लग रहे हैं। फ्लाई भी इसमें देखी गई है जो कि डैमेज कर रही है, व्हाइट फ्लाई जो कि डैमेज कर रही है। इसके लिए सुझाव ये है कि कोई सुटेबल इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडाक्लोरोपिड है, कोई नाल्फास है, फास्फेमिडान है, ये सब 0.03% के दर से इनका आप फसल पर छिड़काव कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी जो फसल है कीटों एवं बीमारियों से सुरक्षित रहेगी। जहाँ तक रोग की बात है, रोग में एक अभी शुरुआती अवस्था में इस समय ब्लाइट उसको अर्ली ब्लाइट आप कह सकते हैं, अर्ली ब्लाइट की भी समस्या कहीं कहीं देखी जा रही है। इसमें आप जो है डाइथेनियम 45.3% का छिड़काव करके फसल को इससे सुरक्षित कर सकते हैं। जहाँ तक बात उत्पादन की है, आपका ये जो हर्बल यील्ड है ये इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल पार्ट है, इसको आप बेच करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि चूँकि आपका ये सीधे मार्केट में जा रहा है, तो क्वालिटी इसकी आपको अश्योर करना है कि जो हमारी हार्वेस्ट यील्ड है इसकी क्वालिटी बनी रहे। तो आशा है कि अगर इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छी क्वालिटी के मिंट के प्रोडक्शन के साथ साथ अच्छी आप आमदनी भी कमाएंगे। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में बहुत से किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं, परंतु कभी कभी पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में हरा चारा या फफूंदी जनित दाना खाने की वजह से आफरा की समस्या देखने को मिलती है। तो इस आफरा की समस्या से अपने पशुओं को कैसे बचाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर राहुल सेहर। आज हम बात करेंगे जानवरों में पेट दर्द या अफरा की बीमारी के ऊपर बात करते हैं। तो किसान भाइयों, अफरा एक तो पहली बात क्यों होता है, तो अफरे का कारण किसान भाइयों सबसे ज़्यादा इस समय में देखने को इसलिए मिल सकता है कि इस समय की फसलों में हरा चारा बहुत ज़्यादा उपलब्ध रहता है। ज़्यादा चरने के कारण किसान भाइयों ग्रीन में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण जानवर के पेट में फर्मेंटेशन होता है या फीड पास नहीं हो पाने जाने के कारण जानवर के पेट में गैस बनती है, जिससे जानवर को फीड आगे न सरकने के कारण उसको अफरा हो जाता है या गैस अक्यूमुलेशन के कारण उसको अफरा हो जाता है। अफरा दो प्रकार का होता है, एक तो फ्रोदी ब्लोट बोलते हैं, एक बोलते हैं ड्राई ब्लोट। फ्रोदी ब्लोट या कहते हैं जिसमें हम जानवर के पेट में एक या तो सिर्फ सिंपल गैस रहे, उसको टिम्पेनाइटिस भी बोलते हैं। एक फ्रोदी ब्लोट जिसमें झाग बन जाता है, ऐसा अफरा जिसके अंदर झाग बन गया, ये ज़्यादा घातक है। अफरा के लक्षण क्या होते हैं? अब अफरा में जानवर करता क्या है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि जानवर के पेट में दर्द है? अफरा में जानवर जो है वो पेट के तरफ लात मारेगा, बार बार घूम के पेट के तरफ देखेगा, और दूसरी बात जानवर जमीन पे लोटेगा। दूसरी बात जानवर को चलने में बहुत तकलीफ होगी, वो एक जगह ही रुका रहेगा, और जानवर का पेट जो है वो ढोलक जैसा एकदम गुल हो जाएगा, उसमें हवा भर जाएगी, तो हम उसको बजाएंगे तो वो ड्रम जैसी आवाज़ करेगा। आफरा की समस्या अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं में ज्यादा देखी जाती है, जिसे आम भाषा में अपच भी कहते हैं। यह समस्या अधिक मात्रा में हरा चारा, दूषित चारा या अधिक मात्रा में अनाज खा लेने से होती है। इस तरह की समस्या अगर आपके पशु में आए तो देर न करें, तुरंत घरेलू उपाय अपनाने के साथ साथ उचित उपचार की व्यवस्था करें। जैसे आप हरा चारा दे रहे हैं तो हरे चारे के साथ आपको उसमें सूखा अच्छी क्वालिटी का भूसा मिला देना है, जिससे 1/3 उसमें अगर आपका हरा चारा है तो उसमें 2/3 आपको भूसा मिला देना है। इससे क्या होगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा, मॉइस्चर कम होने के कारण अफरा नहीं चढ़ेगा। दूसरी बात किसान भाइयों ये है कि जो भी आप उसको दाना दे रहे हैं, हम ये सुनिश्चित कर लें कि दाने में कहीं कोई फंगस या कोई इन्फेक्शियस मटेरियल ऐसा कुछ है तो नहीं जिसके कारण जानवर को अफरा चढ़ जाएगा। अब बात करते हैं रोगग्रसित पशु के घरेलू उपचार की। तो पहले पशु के फूले हुए पेट पर तेल, गर्म पानी
या गर्म कपड़े से मसाज करें। यदि आफरे में कमी नहीं आ रही है तो आप लकड़ी को उसके मुंह में बांध दें, जिससे कि उसके अंदर की हवा बाहर निकलती रहे, जिससे पशु को आराम मिलता है। यदि फिर भी पशु को आराम न मिल पा रहा हो तो सरसों का तेल और तारपीन का तेल मिलाकर पिलाने से भी पशुओं को कुछ आराम मिलता है। इसके अलावा पशुओं को 5 से 10 ग्राम हींग भी खिला सकते हैं। इन सभी उपायों से भी आराम न मिल रहा हो तो पशु चिकित्सक से उपचार कराएं। इनसे आप जानवर का अफरा कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, मगर अगर घरेलू नुस्खे आपके काम नहीं कर रहे हैं कि उसको तुरंत ही आप पशु चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि सिर्फ गैस को हम एक सुई के माध्यम से जानवर के पेट में उसके बाईं तरफ जहाँ पे खाली स्थान रहता है, जिसको फ्लैंक रीजन बोलते हैं, फ्लैंक रीजन में हम जानवर को लेटा के और उसका जो पेट है वो बायां साइड ऊपर रहेगा, तो हम 16 गॉज की निडल को मार के उसका अफरा या ट्रोकार कैनुला से हम उसका अफरा उतार सकते। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है किसान भाइयों कि हम उसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन 1/3 इंट्रावीनसली लगाएगा, नस में लगाएगा उसके, और 2/3 जो है वो सबकट लगाएगा। तीसरी बात, हम जानवर को किसान भाइयों एंटीबायोटिक लगा देते हैं, जिससे क्या रहता है उसका जो अंदर बैक्टीरिया है पेट में, जो फर्मेंटेशन करता है जानवर के पेट में, तो जानवर के पेट में जो बैक्टीरिया को हम अगर मार देंगे तो फर्मेंटेशन की दर कम हो जाएगी, उस हिसाब से गैस नहीं बनेगा। आशा करता हूं किसान भाइयों इसी के साथ इस जानकारी से इस मौसम में अपने पशुओं को अफरा से बचा सकेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है कटघोड़ा, जिला कोटवा के रविंद्र प्रताप सिंह ने। आपने गर्मी के मौसम में मुर्गियों की देखरेख पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम बात करेंगे गर्मियों में मुर्गियों की देखभाल के बारे में। हम शेड के ऊपर सफ़ेद कलर का चूना या पेंट से पुताई करते हैं, जिससे जो शेड के ऊष्मा अवशोषण की जो गति है वो कम हो जाती है। इसके पश्चात जहाँ कहीं पे व्यवस्था है वहाँ पर स्प्रिंकलर छतों पर चलाने चाहिए। उस जगह पे अपन ये भी कर सकते हैं कि भूसा या पैरा आपकी छत पर बिछाकर करके भी उसका तापमान कम किया जा सकता है। इससे एक प्रतिकूल माहौल मिलता है मुर्गियों को। दूसरा उपाय ये किया जाता है कि साइड में जो छज्जे निकले होते हैं उस पर बोरे लगा दें और ज़रूरत पड़ने पर उन पर पानी चलाएं, जिससे कि अंदर जो हवा प्रवेश करे वो तकरीबन बॉडी टेम्परेचर को मैच करती हुई हो और उससे रिलैक्स मिल सके। तो ये बोरे तकरीबन 3 या 4 बजे के आसपास साइड से उठा दें, ऊपर कर दें, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी अंदर बढ़ती है और सफोकेशन होता है। इसके पश्चात ये भी देखा गया है कि जहाँ पर शेड है वहाँ पर आप छायादार वृक्ष लगाएं, शेड के आसपास हरियाली रखें, जिससे कि शेड का तापमान सामान्य बना होता है। किसान भाइयों, मुर्गी पालन से आपको अच्छा लाभ मिले, इसके लिए आप गर्मी के मौसम में मुर्गियों के चूजों की देखरेख कैसे करें, आइए जान लेते हैं। यदि बात की जाए, जैसे ही हम चूजे लेकर के आते हैं फार्म पर, तो उन्हें इमीडिएट जैसे ही चूजे आए तो अपने उनके बक्सों से बाहर निकाल दें और बाहर निकालने के बाद ठंडा शीतल जल उनको प्रदान करें। उस जल पर तकरीबन 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट घोल दें और इस पानी को तकरीबन 5 से 6 घंटे पर रखें। उसके पूर्व जब लीटर बिछाते हैं उसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसके पश्चात आप जैसे ही चूजे रखें तो तकरीबन पानी के 5-6 घंटे पिलाने के पश्चात 6 से 8 घंटे सिर्फ मक्के का दलिया प्रदान करें, जो आपका सुबह, शाम, दोपहर और रात 4 टाइम इनको शीतल जल प्रदान करें। शीतल जल प्रदान करने से बॉडी टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आती है। तो यदि ओवर क्राउडिंग होगी तो हीट स्ट्रेस होगा और उससे चूजे मरने की संभावना है। मतलब यदि आपकी कैपेसिटी 100 की है तो उसमें तकरीबन 80 ही चूजे रखें। जैसे ही चूजा बढ़ रहा है, आपको समझ में आ रहा है ओवर क्राउडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा चूजा दिखाई पड़ रहा है, तो आप वहाँ से चूजे शिफ्ट करते हुए जाएं।
लीटर जो है इस सीज़न में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। बहुत ज़्यादा ड्राई होने पर थोड़ा जो है पानी का उसमें छिड़काव करें, ज़्यादा ना करें कि बहुत ज़्यादा गीला ना हो, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हल्का छिड़काव करें, डस्टी ना हो, थोड़ा डस्ट ना उड़े, ऐसा छिड़काव करें। बताए गए जो समाधान है उसका अक्षर से पालन करके अधिक आय कमाएं, आप अधिक उत्पादन लें। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।